सेकेंड जनरेशन, अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें, जो सेकेंड जनरेशन है, अगर पहली मान लो 1946 से 1955 मानी जाती है, तो जाहिर सी बात दूसरी जो है यानी जो दूसरी पीढ़ी है, सेकेंड जनरेशन, ये आपकी 1956 से शुरू हुई होगी। इसमें अगर हम 9 साल जोड़े तो 1965 सेकेंड जनरेशन नहीं होती नहीं है, अलग अलग लिखते हैं। जो ई बालागुरुसामी ने जनरेशन डिफाइन की है उसमें लगभग सारी जनरेशन में 9 साल का अंतर रखता है। ठीक, तो पहली जो जनरेशन है जो 1946 से 55, दूसरी जाहिर सी बात 55 में ख़त्म हुई तो 56 से शुरू हुई होगी, 56-9-67। अगर सेकेंड जनरेशन की हम बात करें तो दूसरी पीढ़ी को इसलिए भी पॉपुलर माना जाता है इन सेकेंड जनरेशन जो था, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया एट द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, यानी वैक्यूम ट्यूब हटा के यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया? ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो ये हम आपको दिखा देते हैं। इसका भी हमने पूरा रखा हुआ है। ट्रांजिस्टर्स देखने में कैसे होते हैं इससे नज़र डालने की। नहीं यूनिट बता ही दिया। अब बात करते हैं जैसे जनरेशन की, ये सारी चीज़ें हमने बता ही दी आप लोगों को। अगर हम जनरेशन की बात करें, पहली जनरेशन में कुछ खास नहीं था जो 1946 से 1955 तक थी। दूसरी जनरेशन जो थी 1956 से 1965, तो इसमें कंप्यूटर्स जो थे थोड़ा सुडौल बनाए गए, साइज में भी थोड़ा कमी है। इसके साथ ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। ये जो 3 तार वाले ऊपर देखा होगा मदरबोर्ड वगैरह में लगे रहते हैं, इनको ट्रांजिस्टर्स बोला जाता है। ये वाला ट्रांजिस्टर अक्सर आपने एम्पलीफायर में पीछे लगा रखा है, एम्पलीफायर जो माइक वाइक लगाने लगे उसमें देखा होगा पीछे इस तरह के 2-3 ट्रांजिस्टर जो है लगे रहते हैं, समझिए। हाँ, तो इसमें जो ट्रांजिस्टर्स बनाए गए थे ये जूलियस ईगर, ये आप देख पा रहे हैं, इनके द्वारा बनाए गए थे। समझ में चीज़। तो ए ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक, इनका काम जो होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या पावर को एम्पलीफाई या स्विच करना होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूजुअली विद एटलीस्ट 3 टर्मिनल्स। इसमें जो है 3 टर्मिनल्स होते हैं, 3 टर्मिनल्स फॉर कनेक्शन टू एन एक्सटर्नल सर्किट, यानी किसी भी बाहरी सर्किट से जोड़ने के लिए इसमें कितने टर्मिनल होते हैं? ये वोल्टेज और करंट अप्लाइड टू वन पेयर ऑफ द ट्रांजिस्टर्स टर्मिनल्स कंट्रोल्स द करंट थ्रू अनदर पेयर ऑफ टर्मिनल बिकॉज द कंट्रोल्ड आउटपुट पावर कैन बी हायर देन द कंट्रोलिंग इनपुट पावर। ए ट्रांजिस्टर कैन एम्पलीफाई ए सिग्नल। तो इस तरह से जो है ट्रांजिस्टर किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, क्योंकि इसमें इनपुट पावर से जो आउटपुट पावर होती है वो हायर होती है। जैसे जो हम इनपुट देते हैं उससे हमें हाई आउटपुट मिलता है। माइक ही लगाते हैं, इसमें क्या होता है, बोलते हैं धीमे और उसको एम्पलीफाई कर देता है। इसको जो बनाया गया था ट्रांजिस्टर्स को, तो ए ट्रांजिस्टर इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड ए, ये बनाया गया था जूलियस ईगर के द्वारा करीब 1926 में, 1946 में। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका जो एक्चुअल यूज शुरू हुआ ये सेकेंड जनरेशन से शुरू हुआ। इससे शुरू हुआ दूसरी पीढ़ी से, सेकेंड जनरेशन से। इस तरह से अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं ये आप जानिए। ट्रांजिस्टर्स
भी एक प्रकार के छोटे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, मतलब छोटे सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं जिनका इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी में किया गया। ये सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड, ट्रांजिस्टर्स वर वर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह। इनका एक और फायदा होता है, इट्स बिकम, थोड़ा छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज, साइड में थोड़ा छोटे होते हैं, एंड कूल कंपोनेंट, और कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा जो है हीट भी नहीं करते। तो इससे क्या होता है, कंप्यूटर को थोड़ा लाइट वेट, एक्स्ट्रा पावरफुल, वैसे कूल कंपोनेंट become small in size and cool, कूल कंपोनेंट है ना। तो ये जो है थोड़ा कूल भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, प्लस एक सर्किट बोर्ड यानी मदर बोर्ड में इनको असेंबल भी किया जा सकता है, जिससे और उसे पावरफुल और स्मॉल बनाने में मदद मिलेगी। मदर बोर्ड क्या होता है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक एक्स्ट्रा थ्योरी है जो हम आपको लिख देंगे कि मदर बोर्ड क्या होता है। मदर बोर्ड इज सर्किट बोर्ड। मदर बोर्ड जो होता है एक प्रकार का सर्किट बोर्ड होता है, कंटेन्स मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अगर देखा जाए मदरबोर्ड मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लगभग मदरबोर्ड का इस्तेमाल होता है। अब अगर हम कंप्यूटर मदरबोर्ड की बात करें तो इसमें कुछ आपके उपकरण होते हैं जिनके बारे में हम आपको बता देंगे किसका क्या काम होता है। मदरबोर्ड, कंप्यूटर मदरबोर्ड की देखो ढेर सारी यहाँ पे इमेजेज आ गई हैं। हम कोई भी एक इमेज यहाँ से खोल लेते हैं, बड़ी सी ये इमेज आप देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत लेकिन इसमें मदरबोर्ड से ज़्यादा 1500 रुपये मदरबोर्ड बेच रहे हैं, पक्का पुराना होगा। फोटो इतनी धांसू लगा रहे हैं कि पूछो ना। ऐसा कोई भी बातें हैं जो बढ़िया से समझ में आए। पोर्ट सा भरपूर है। चलो इसको समझो। वैसे यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है कि हम तुमको बता दें मदरबोर्ड के बारे में। ये जो आपको 4 वाइट वाले स्लॉट दिख रहे हैं, बड़ा खोल ले तो और अच्छा दिखेगा। ये जो आपको 4 बड़े वाले स्लॉट दिख रहे हैं, 5, इनको PCI स्लॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? PCI स्लॉट। PCI स्लॉट का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल क्या होता है? वो उपकरण जो कंप्यूटर में बाहर से लगाए जाते हैं उन सबको पेरिफेरल बोला जाता है। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये जितने भी उपकरण हैं ये सारे के सारे आपके किसकी श्रेणी में आते हैं?
पेरिफेरल्स की श्रेणी में होते हैं। जितने भी सीपीयू में बाहर से लगते हैं, बूफर, प्रिंटर, सब पेरिफेरल, मॉनिटर। अब इसमें कुछ पेरिफेरल के यहाँ पे पोर्ट दिए रहते हैं, जिसे आप देख पा रहे होंगे, ये एक और ये एक पोर्ट दिया गया है। ये इसमें बगल बगल दिखाया गया है, कभी कभी ये पोर्ट इसी के ऊपर बना होता है। इनको अगर देखा जाए तो PS2 पोर्ट बोला जाता है। इन सब में पेरिफेरल्स ही लगाए जाते हैं। देखो इन्होंने लिखा है कि ये सब पेरिफेरल्स के लिए होते हैं, लेकिन कौन सा पेरिफेरल लगता है ये समझो। इसमें कीबोर्ड लगता है, और इसके अगर ऊपर है इसमें माउस लगता है, नीचे है तो भी उसमें माउस लगेगा। PS2 कीबोर्ड माउस जो गोल पिन वाला होता है। इसके बाद ये जो तुम्हारा होता है, इसमें एक ये पोर्ट तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें 25 होल होते हैं। जो लाल लाल पट्टी दिख रही है इसमें 25 होल होते हैं। इसे पैरेलल पोर्ट बोला जाता है। और इसके नीचे जो ये पोर्ट आपको दिख रहा है, इसको सीरियल पोर्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सीरियल। इसमें करीब करीब 9 पिनें होती हैं। इसमें 9 पिनें होती हैं। ये दोनों पोर्ट इसे अलग अलग किस्म के प्रिंटर वगैरह लगाने के लिए पहले यूज होते थे, समझ गए ना? लेकिन अब जो है इन पोर्ट का कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि अब जितने भी प्रिंटर आते हैं वो सारे के सारे आपके USB पोर्ट के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए जो है अब इनका इस्तेमाल कम होता है। इसके बाद ये वाले जो आप पोर्ट देख पा रहे हैं, ये USB पोर्ट है। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जैसे पेन ड्राइव वगैरह जहाँ पे लगाई जाती है, इसको दरअसल हम क्या बुलाते हैं? USB पोर्ट बुलाते हैं। इसमें पेन ड्राइव, प्रिंटर, ये सब लगा सकते हैं। ये जो आपको खाना बना दिख रहा है, ठीक, ये आपका लाइन का पोर्ट होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप लाइन मतलब इंटरनेट वाली जो लोकल एरिया नेटवर्क वाली जो केबल होती है, जो कहाँ पे लगाई जाती है? इस जगह पे, समझ में चीज़। इसके बाद फिर ये यहाँ पे 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। ये आपका ऑडियो आउटपुट का पोर्ट होता है, जो बीच वाला है। अगर आपको कोई बूफर वगैरह लगाना है, स्पीकर लगाना है, तो उसकी केबल आप इस बीच वाले पोर्ट में लगाएंगे। CPU है, गाना बजाना, आप बूफर लेके आओगे, उसकी केबल यहाँ पे लगाएंगे। अब ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो हमें कंप्यूटर के साथ लगाना हो, लेकिन उनका पोर्ट अगर यहाँ नहीं है, जैसे ज़्यादातर तो USB वाले आते हैं, USB पोर्ट में लगा है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा उपकरण हो जिसका पोर्ट इस जगह पे ना हो, ठीक, तब उसको कहाँ से ये लोग लगाते हैं? उसको लगाते हैं PCI स्लॉट से। कहाँ से लगाते हैं? PCI स्लॉट से। तो यहाँ पे जैसे कार्ड जैसा आता है, ठीक है, उसको यहाँ पे लगा दिया जाता है, समझ गए ना? तो ये जो कार्ड जैसा आता है, ठीक है, इसको उसमें आपको लगा देना है, और जिस चीज़ का वो कार्ड होता है उसके पोर्ट यहाँ पे बने रहते हैं। समझ में चीज़ बड़ी आसानी से आप यहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कभी मान लीजिए कि ये लाइन वाला पोर्ट ख़राब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट से आप लाइन कार्ड खरीद लाएंगे और इसको फूंक दीजिए, इसके बाद ये उससे चलने लगेगा। तो ये जो आपको पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके PCI स्लॉट बने जाते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है PCI स्लॉट और नॉर्थ ब्रिज IC के बगल वाला ये पोर्ट, इसमें आपका ग्राफिक्स कार्ड लगता है। जैसे कुछ लोग गेम वगैरह खेलने के शौकीन होते हैं, तो मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक VGA पोर्ट दिया रहता है। यहाँ पे इसका चित्र बन के नहीं आ रहा, इन्होंने गोल कर दिया है। एक ब्लू कलर का यहाँ पे, इसे ये इसमें पिने लगे हैं, उसमें होल्स होते हैं। इसी के नीचे एक और पोर्ट होता है, ठीक है, अगर कहीं बना हो तो हम आपको दिखा देते हैं। इसमें इधर की तरफ नहीं बना,
ये देख पा रहे, ये देख पा रहे, ये आपका जो पोर्ट होता है ये आपका VGA पोर्ट होता है। जो मॉनिटर वाली केबल लगती है वो VGA पोर्ट में लगती है। और ये जो ऐसा वाला पोर्ट बना हुआ है पेन ड्राइव के लुक में, लेकिन थोड़ा कोने पे गोल है, जैसे पेन ड्राइव वाला चौकोर होता है, तो थोड़ा देख पा रहे होंगे कोने पे गोल है। ये HDMI का पोर्ट, HDMI हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, जैसे ये जो केबल लगी हुई है ये HDMI लगी हुई है। VGA और HDMI में थोड़ा अंतर होता है। जैसे VGA लगी हुई है, VGA केबल से सिर्फ ग्राफिक्स ट्रांसफर होते हैं, समझ लीजिए। जैसे आप टीवी को अगर VGA केबल से जोड़ो और इसमें गाना बजाओ तो CPU में आपको बूफर या स्पीकर लगा होगा। लेकिन अगर आप HDMI केबल से कनेक्ट करते हैं, इसे ज़्यादातर डेस्कटॉप में VGA पोर्ट नहीं होता, लैपटॉप्स में होता है। तो सॉरी, HDMI पोर्ट जो है, जितने डेस्कटॉप CPU होते हैं उनमें HDMI पोर्ट नहीं होता, लेकिन जितने आपके लैपटॉप वाले CPU होते हैं उन सब में लगभग HDMI पोर्ट होता है। HDMI पोर्ट में ये होता है कि अगर मान लो कोई आप सॉन्ग प्ले करते हो तो वो आपकी आवाज़ जो है वो टीवी में आएगी। ये फ़ायदा होता है, समझ लीजिए सर। जैसे मान लो यहाँ पे हम कोई सॉन्ग प्ले करें, ये आवाज़ टीवी से समझ गए ना? क्यों आई? क्योंकि ये HDMI केबल से जुड़ा हुआ है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप ये जो ग्राफिक्स कार्ड देख रहे हो, तो ये जो VGA पोर्ट होता है इसकी सिग्नलिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये जो आउटपुट देता है वो 800 × 600 पिक्सल में देता है। और मान लो हम कोई गेम खेल रहे हैं जो 4K 2K तो ये सिग्नल को कैरी नहीं करेगा भी तो आधा गेम दिखाई देगा और आधा गायब रहेगा, मतलब पूरा पेज जो है क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं? ये ग्राफिक कार्ड। तो हम मार्केट से ग्राफिक कार्ड खरीद के लगा सकते हैं, फिर हम अपने मॉनिटर को VGA पोर्ट की बजाय ग्राफिक कार्ड के माध्यम से कनेक्ट करेंगे। तो इससे क्या है कि हमको आउटपुट क्वालिटी जो है वो थोड़ी बढ़िया मिलेगी, यानी ज़्यादा पिक्सल्स में मिलेगी। बाकी 2K 4K क्या होता है ये भी हम बाद में बताएंगे। ग्राफिक कार्ड 2000-2500 से कम नहीं होता। हाँ, वो वो कार्ड जैसा रहता है इसी में लग जाएगा। जैसे ये कार्ड हमने आपको दिखाया इसी तरह वो देखते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये तो कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये जो एल्यूमिनियम की इमारत बनी हुई है ना, इसके नीचे भी एक IC रहती है। ऐसी एक एल्यूमिनियम की इमारत यहाँ पे भी चिपकी रहती है, बशर्ते यहाँ पे इन्होंने नहीं लगाई है। ये जो एल्यूमिनियम का ढांचा होता है इसे हीट सिंक बोला जाता है। जैसे आप यहाँ फैन के नीचे भी देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम का ढांचा लगा है, यहाँ पे फैन नहीं लगा है। तो नहीं लगा है तो ये हम बताते हैं आपको। इस जगह पे इस तरह का एक उपकरण लगता है, ये इसको प्रोसेसर बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। ये बहुत तेज हीट करता है यानी गर्म करता है। इसको ठंडा करने के लिए आप इस बोर्ड में ये चीज़ फायदे से समझ पाएंगे। ये बोर्ड में ये आपकी जो IC है ये आपकी नॉर्थ ब्रिज IC बोली जाती है। क्या बोली जाती है? नॉर्थ ब्रिज IC। और ये जो IC बोली जाती है ये साउथ ब्रिज IC बोली जाती है, समझ गए? जो साउथ ब्रिज IC होती है उसमें क्या होता है कि जितनी आपकी ये हार्ड डिस्क या CD ड्राइव कनेक्ट होते हैं, यहाँ से कनेक्ट होते हैं। हार्ड डिस्क अगर SATA सीरियल ATPO एडवांस टेक्नोलॉजी पैरेलल इंटरफेस जो होते हैं जैसे SATA, तो ये होती है सीरियल केबल कनेक्ट की जाती है। और एक होता है पाटा पैरेलल। तो पाटा में चौड़ी पट्टी वाली केबल लगती है और SATA में पतली वाली केबल लगती है। किसी CPU में चौड़ी पट्टी वाली लगी होती है हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए, लेकिन अब ज़्यादातर SATA ही आते हैं, अब ज़्यादा पाटा नहीं आते। समझ लीजिए, पाटा का मतलब पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी
अटैचमेंट, PATA, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा का मतलब होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यानी साटा। तो यहाँ पे जो है साटा केबल लगती है और यहाँ पे आपकी पाटा। तो अगर मान लो हार्ड डिस्क आज की डेट में देखा जाए तो सब साटा ही आती है, पाटा वाली नहीं आती, समझ गए ना। ये जो दो स्लॉट है ये आपके रैम के हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो हार्ड डिस्क, CD, इधर जितना लगता है कीबोर्ड माउस फलाना ढिमका से लेके PCI स्लॉट में लगने वाली सारी डिवाइस की जो कंट्रोलिंग होती है ये किससे होती है, साउथ ब्रिज आईसी से। अगर मान लीजिए आपका कीबोर्ड नया है और प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, माउस नया है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, या तो उसका पोर्ट गड़बड़ है, ठीक। और अगर मान लो जितनी भी पेरिफेरल है सब प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो सब तो एक साथ खराब नहीं हो सकते। इसका मतलब ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, साउथ ब्रिज आईसी से। तो जितना बाहरी सिस्टम होता है वो कंट्रोल करने का काम किसका होता है, साउथ ब्रिज आईसी का। इसके बाद बारी आती है नॉर्थ ब्रिज आईसी। नॉर्थ ब्रिज आईसी के बारे में अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ ब्रिज आईसी होती हैं इनका काम प्रोसेसर, ये प्रोसेसर लगा हुआ है, ये यहाँ से दबा के अनलॉक करोगे ढक्कन उठ जाएगा, अंदर ये प्रोसेसर निकलेगा, इस तरह का उपकरण निकल के बाहर आ जाएगा। तो नॉर्थ ब्रिज आईसी का काम प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और रैम, इनको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो दरअसल किसका होता है, वो होता है नॉर्थ ब्रिज आईसी। इसके अलावा साउथ ब्रिज आईसी द्वारा कंट्रोल किए गए सिग्नलों को प्रोसेसर तक प्रोसेस करने के लिए पहुंचाना ये भी किसके माध्यम से होता है, नॉर्थ ब्रिज आईसी। तो इसमें जो ये आपकी रैम लगती है यहाँ पे, ठीक। रैम के बाद आपका जो प्रोसेसर लगा होता है और प्रोसेसर के बाद जो आपका ग्राफिक कार्ड लगा होता है, इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, नॉर्थ ब्रिज आईसी। ये जो आपको सेल लगी हुई होती है ये इसमें एक चिप लगती है जिसे CMOS बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस चिप में बायोस को स्टोर किया जाता है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे आप टीवी खरीद के लाते हो उसमें कलर, सेटिंग, साउंड ऑन करने पे क्या नोटिफिकेशन डिस्प्ले आएगा, ये सब कहीं सेव रहता है ना, टाइम वगैरह, तो ये सब कहाँ सेव रहता है। ऐसे मोबाइल में भी, मोबाइल खरीद के लाते हो तो बहुत सारे फैक्ट्री सेटिंग उसमें पहले से सेव रहती है। तो सेव कहाँ रहती है, बायोस में। अब बायोस को आप अपडेट कर सकते हो, जैसे आप टाइम बदल दो फिर वो चलता रहे। तो मोबाइल में तो चलो बैटरी लगी रहती है टाइम को बरकरार रखने के लिए, CPU में तो बैटरी लगती नहीं। तो जितने भी CPU होते हैं उसमें इस तरह से सेल लगा दिया जाता है ताकि जब तक CPU चले ये चार्ज हो जाए, और जब मान लो लोग इसको शट डाउन करके चले जाए, ठीक, तो भी कोई दिक्कत ना, समझ गए ना। बड़ी आसानी से पावर जो है किससे मिल जाएगी उसको, ठीक, इस CMOS बैटरी से। इसके बाद ये जो आप पोर्ट देख पा रहे हो यहाँ पे SMPS से आने वाली पावर केबल लगती है, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये उपकरण होता है, इसको भी हम समझा देंगे भी। तो यहाँ पे पावर देने के लिए इस जगह पे SMPS से पावर केबल को मदरबोर्ड से बड़ी आसानी से कनेक्ट किया जाता है। बाकी प्रोसेसर के ऊपर भी हीट सिंक लगा रहता है इस तरह से, और हीट सिंक के ऊपर इस तरह से फैन लगा रहता है ताकि प्रोसेसर को बड़ी आसानी से कूल किया जा सके, समझ गए। तो ये आपका मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। ये वाइट वाले PCI स्लॉट होते हैं, ये आपका ग्राफिक कार्ड का पोर्ट होता है। ये जो कॉर्नर पे IC लगी होती है ये साउथ ब्रिज होती है, और जो प्रोसेसर के पास IC लगी होती है ये आपकी नॉर्थ ब्रिज IC बोली जाती है। इस नाम से कही जाती है नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज IC का काम प्रोसेसर, रैम और ग्राफिक्स कार्ड को कंट्रोल करना होता है।
इसके अलावा साउथ ब्रिज आईसी से आने वाले भी सिग्नल कौन कंट्रोल करता है? नॉर्थ ब्रिज आईसी। ये जो बैटरी लगी होती है इसको CMOS बैटरी बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका काम बायोस को अपडेट रखना होता है, जो कुछ डेट टाइम वगैरह जो भी अपडेट रहता है वो सारा का सारा किसकी देन है? आपके CMOS बैटरी का। तो मदरबोर्ड क्या होता है? की चीजें सर्किट बोर्ड कंटेन्स मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लाइक प्रोसेसर लगा होता है, रैम मेमोरी, रैम को मेन मेमोरी भी बोला जाता है, एंड अदर। वी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस, एंड जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं पेरिफेरल्स विद मदरबोर्ड। जितने भी डिवाइसेस या पेरिफेरल्स होते हैं इनको किसके जरिए कंप्यूटर में जोड़ा जाता है? मदरबोर्ड के जरिए। बाकी अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर्स की, तो हमने बता ही दिया कि ट्रांजिस्टर जो है काफ़ी छोटे सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है जिनका इस्तेमाल सेकेंड जनरेशन में किया गया, और ये जो बनाए गए थे इट वाज डिजाइन्ड बाय सर जूलियस ईगर। इसके द्वारा बनाए गए थे जूलियस ईगर के द्वारा। समझ में थी। अब वैसे तो हमने आईसी के बारे में आपको बताया कि ये साउथ ब्रिज आईसी होती है, ये नॉर्थ ब्रिज आईसी होती है। लेकिन अगर हम आईसी के सिस्टम पे नजर डालें तो आईसी का जो सबसे पहले इस्तेमाल शुरू हुआ ये थर्ड जनरेशन में शुरू हुआ। आईसी जो चलन में आई थी ये कब चलन में आई थी? थर्ड जनरेशन में। कंप्यूटर के इतिहास में जो थर्ड जनरेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। थर्ड जनरेशन कब से कब तक मानी जाती है? 1966 से लेकर 75 या 76 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो इट्स प्रीम पीरियड आप कह सकते हैं फॉर टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, यानी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट का सबसे प्रीम पीरियड है। क्यों प्रीम पीरियड है? बिकॉज आईसीज, आईसी क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड। यहाँ पहली बार आईसी का इस्तेमाल किया गया। आईसी हम आपको समझा भी देते हैं, दिखा भी देते हैं। अभी तो हमने बताया नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज आईसी के बारे में। जो आईसी बनाई गई थी ये हमारे कंप्यूटर इतिहास का सबसे स्वर्णिम आविष्कार था। क्यों? क्योंकि आईसी की वजह से कंप्यूटर के साइज में भी काफ़ी गिरावट है और प्रोसेसिंग स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। तो ये जो आप उपकरण देख पा रहे हो ये वाले, ये आपके आईसी हैं। इनको एक साइंटिस्ट थे जैक किल्बी, JACK किल्बी। जैक किल्बी और उनकी टीम ने मिलकर आईसी का आविष्कार किया था। आईसी जो होती है, अगर इसकी परिभाषा लिखने को कही जाए तो आईसी इज ए स्मॉल कंपोनेंट which contain many electronic circuits या million of electronic circuits like transistors, resistors और capacitors। IC जो होती है ये एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें करोड़ों की तादाद में ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटर्स को विस्थापित किया जाता है। समझ गए? करोड़ों की तादाद में ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटर्स को विस्थापित किया जाता है। इसकी वजह से अब इसे करोड़ रेजिस्टेंस जो होते हैं
इनको इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड ब्रेकर कहा जाता है। जैसे मान लो करंट दिया जाता है तो हर उपकरण को तो बराबर दिया नहीं जाता। अब उपकरण जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं बड़ी तेजी से अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब उसी तेजी से अगर एक्सेस दे दिया जाएगा तो डिवाइस खराब हो सकती है। तो इसके लिए रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। इसके अलावा कैपेसिटर्स के बारे में हमने बोला कि कैपेसिटर्स को रैम में डाटा स्टोर करने का काम कैपेसिटर्स का होता है। या तो चार्ज होल्ड करते हैं या तो ऑन होते हैं या फिर ऑफ। अब ऐसे अलग अलग लगाओगे ज़्यादा जगह घेरेंगे। जैसे आप एक लंबी सी आईसी में दसों लाख कैपेसिटर्स लगा सकते हैं। तो एक छोटा सा उपकरण होगा और बड़ी क्षमता होगी। तो आईसी का नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान है। ये जो अति सूक्ष्म टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिली, इसमें आईसी का जो है सबसे बड़ा योगदान है। समझने चीज हिंदी में भी अगर लिखने को है तो आईसी सिलिकॉन की परत पर विस्थापित करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का समूह होती है। आईसी जो होती है सिलिकॉन की परत पे विस्थापित किए गए करोड़ों ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स या फिर कैपेसिटर्स का समूह होती है। तो यहाँ पे अगर हम आईसी के बारे में पढ़ें तो आप लिख सकते हो कि स्क्रीन पीरियड फॉर टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट बिकॉज आईसीज वर यूज्ड। तीसरी पीढ़ी में आईसी का इस्तेमाल किया गया। इट वाज डिजाइंड बाय जैक एंड टीम। जैक किल्बी एंड टीम के द्वारा बनाया गया था इन फरवरी 1959 में आईसी का आविष्कार किया गया था। एंड ये होती क्या है? इट्स बिकम कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियन ऑफ transistors, resistors and capacitors. Due to IC, the size was reduced, यानी साइज में काफ़ी कमी हुई। इसका जो साइज था काफ़ी कम हुआ। एंड बिकम्स कंप्यूटर जो था ये काफ़ी पावरफुल बना। तो ये फायदा किसकी वजह से हुआ? आईसी। फिलहाल अभी तक 3 तरह की आईसी बनी, जिसमें 2 तरह की आईसी थर्ड जनरेशन में बनाई गई, एसएसआई और एमएसआई। एसएसआई की अगर हम बात करें तो एसएसआई को स्मॉल स्केल आईसी यानी इंटीग्रेटेड स्मॉल स्केल आईसी कहा जाता है। और एमएसआई को जो है मीडियम स्केल आईसी का। इसके बाद वेरी लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल, ये सारी आईसी जो है ये आपके 4th जनरेशन में चलेंगे। 4th जनरेशन की अगर हम बात करें, चौथी पीढ़ी जो है इसको 1976 से 1989 तक माना जाता है। इस पीढ़ी में अगर देखा जाए तो पर्सनल कंप्यूटर्स पे ज़्यादा जोर दिया गया। पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जिनका इंडिविजुअल लेवल पे इस्तेमाल किया जा सके। पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में हम अगली क्लास में बताएंगे। इसके अलावा इन 4th जनरेशन, ये जो चौथी पीढ़ी थी, 4th जनरेशन VLSI क्या होता है? VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल आईसी। एंड VLSI के बाद अगला यहाँ पे आया ULSI। ULSI की अगर हम बात करें
VLSI मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी। केम इन सर्कुलेशन, केम इन चलन में आए। तो यहाँ पे ULSI और VLSI इस तरह की कुछ आईसी हैं जो चलन में आई। इसके अलावा इन फोर्थ जनरेशन, अगर चौथी पीढ़ी की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर्स ऑल्सो इन यूज, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स भी चलन में है विद सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें मेन पर्सनल कंप्यूटर और कौन कौन से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, इनके बारे में हम तुम्हें अगली क्लास में बताएंगे। अभी इतना जो है इसको नोट